नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास के साथ, जिसमें अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित दो मुख्य विभाजन पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन राजस्थान के भौतिक विभाजन में मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दोनों पढ़ने वाले हैं। दोनों में क्या सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या डिटेल में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से अपने को पढ़ना है, किस तरीके से याद रखना है, सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए इस क्लास को अंत की तरफ ले जाएंगे और आप लोगों के कैरियर की अच्छी शुरुआत की तरफ ले जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से पढ़ें, क्योंकि इस समय जो चल रहा है वो कहलाता है शांति काल। इसे मैंने नाम दिया हुआ है, इसको शांति काल कहा गया है। शांति काल किस लिए कहा गया है? न कोई परीक्षा आसपास आपको नजर आ रही है और न अभी कोई वैकेंसी की सुगबुगाहट है वगैरह, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि विद्यार्थी तनाव मुक्त होकर तैयारी करता है, और जब वो तनाव मुक्त होकर तैयारी करता है तो वो सारे जो है कंसेप्ट समझता है, जीके से संबंधित है चाहे कोई भी पढ़ रहा है। और जब कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, वो चीजों को याद करने लग जाता है अच्छे तरीके से, तो वो उसे फायदा करती है जब विज्ञप्ति आ जाती है और तब भगदड़ मचने लगती है। तो आप सभी इस समय ये क्लासेस देख रहे हैं, यानी कि आप पढ़ने में उन लाखों विद्यार्थियों से एक्टिव है जो अभी सुसुप्त अवस्था में, वो जागेंगे लेकिन तब तक उनके लिए देर हो चुकी होगी और आप उनसे कई आगे निकल चुके होंगे। तो अपने आप को आप भाग्यशाली भी समझ सकते हो और मेहनती भी समझ सकते हो। थोड़ा सा खुद के लिए भी आप गर्व महसूस कर सकते हो, क्योंकि इस शांति काल का आप सदुपयोग कर रहे हो। तो आप वो कहते हैं ना फर्स्ट वेंचर, उनके अंदर आ जाते हैं आप, कि आप उन एक्टिव बच्चों में से जो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ रहे हैं। आप सभी को साधुवाद। चलिए करें शुरुआत इस क्लास की, क्योंकि अपन जो भी एक्स्ट्रा बात होती है तो क्लास से पहले कर देते हैं या बाद में। क्लास जब शुरू हो गई उसके बाद में फिर कोई चर्चा नहीं होगी, फिर सिर्फ और सिर्फ अपन स्टडी कंटेंट पे ही फोकस करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। चलो देखो, इससे पहले अपन मरुस्थल और अरावली पढ़ चुके हैं, यानी कि पहाड़ियां अपन पढ़ चुके हैं, और अपन रेतीला मरुस्थल रेगिस्तान पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? मैदानी भाग और पठारी भाग। उससे पहले एक चीज समझ लो कि मैदानी भाग जो है ना, आप इससे संबंधित मैं कुछ शब्दावलियां आप लोगों को बताऊंगा आज, और इसका सामान्य परिचय बताऊंगा। मैदानी भाग का क्या बताऊंगा? सामान्य परिचय बताऊंगा, जहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यदि मैदानी भाग व्यवस्थित तरीके से पढ़े तो ये जो बेसिन क्षेत्र है ये पूरे पढ़ने होते हैं, और बेसिन क्षेत्र पढ़ने का अर्थ है जो जिस नदी का नाम आ रहा है उस नदी को पूरी तरीके से पढ़ना है। तो अपना एक और टॉपिक आता है जो स्पेशल टॉपिक है, आप लोगों को मैं बता दूं, जिसे कहते हैं अफवाह तंत्र या अफवाह प्रणाली। ठीक है, जो लगभग अपने क्लासें ले लेगा, ये 7 से 8 क्लासें लगेगी इसके अंदर। अफवाह तंत्र के अंदर स्पेशल जिले वगैरह वो भी इसी के अंदर आ जाती है। तो ये नदियां अपन को डिटेल में जो पढ़नी है विद डायग्राम विद ग्राफिक सारी, वो अफवाह तंत्र में पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे अपन पढ़ेंगे सामान्य जानकारी, क्योंकि वहां पे वैसे ही डिटेल में अपन को पढ़ना है। ठीक है, इस चीज को क्लियर करके चलना, क्योंकि अब देखो जितने नियमित आप रहोगे तो आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। जो नियमित नहीं है वो बार बार कमेंट करते। क्या होता है कि 30 मिनट की क्लास है, उसमें से वो क्या करना चाहते हैं कि 10-12 मिनट में उसको देखना चाहते हैं। अब मैं ऑलरेडी 30 मिनट में वह क्लास दे रहा हूं जो बाकी जगह 2 घंटे लगते हैं। मैं ऑलरेडी आपका टाइम बचा के दे रहा हूं, तो उसमें आपको कटौती नहीं करनी है। कटौती करने का तात्पर्य आप फिर कमेंट करेंगे, ये चीज वो चीज पूछते रहेंगे, और उसका फिर देखो जवाब दे नहीं दे कोई गारंटी हमारी यहां से भी नहीं है, तो हमारे भी व्यस्तताएं बहुत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास पूरी देखा करें, हर चीज बताई जाती है। अब हाल भी कमेंट घड़े आ रहे हैं गुरुजी अर्ध शुष्क क्षेत्र पढ़े हो कौन। अब भी क्लास में मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि अर्ध शुष्क में क्या पढ़ना है और किस तरीके में पढ़ना है, और यहाँ पे क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ाएंगे, क्या मिक्स होगा, कहाँ से क्या मिलेगा, सब कुछ बताया। लेकिन जिसको देखना नहीं है कंटिन्यू, वो फिर कमेंट करें आप बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो मैदानी भाग जो है उसको मुख्य तौर पर, इसको अपन कह सकते हैं मुख्य तौर पर। वैसे तो देखें तो सब डिवाइडेशन और होता है, लेकिन अपन ये कहते हैं कि मुख्य तौर पर जो है इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें से 1 नंबर तो आ जाता है अपने चंबल बेसिन, जो मुख्य बेसिन है। चंबल नदी और चंबल नदी की सहायक नदियों से आसपास जितना भी क्षेत्र कवर होता है वो चंबल बेसिन है। ठीक है, उसका अफवाह तंत्र जहां जहां है वो चंबल बेसिन कहलाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है अपना 56 बेसिन, यानी 56 का मैदान।
यानी कि इसके अंदर नदी कौन सी है, अपने माही नदी है, ठीक है, जो उल्टे यू आकार में बहती है। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे नदियों के अंदर बहुत अच्छी तरीके से। फिर आती है अपने बनास बेसिन। अब बनास भी देखा जाए तो चंबल की सहायक है, लेकिन बनास खुद जो है एक बहुत बड़ी नदी है और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो बनास बेसिन भी स्पेशल आ जाता है, ठीक है। और एक आता है फिर अपने वहां पे चले जाते हैं, कहाँ, उत्तर की तरफ चले जाते हैं, जयपुर कोटपुतली बहरोड की तरफ, तो वहां पे बाणगंगा बेसिन, ठीक है, बाणगंगा नदी और उसके आसपास का अपा तंत्र बाणगंगा बेसिन के अंदर आता है। तो 4 तरीके से तो ये विभाजन अपन ने कर लिया, ठीक है। यहां तक याद करने वाली कोई चीज नहीं थी और नहीं यहां से पूछा जाता है एग्जाम में। ये थी इस मैदानी भाग को पढ़ने का आधार है, बेस है, ठीक है। आप इसको जानना जरूरी होता है, इसके बाद में फिर जो है इमारत खड़ी होगी, तो इमारत खड़ी करें उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। 4 भाग मुख्य है और बात ध्यान में रखना है, 4 ही भाग पढ़ा आपा तंत्र के मायने, ठीक है। अगली बात समझ, दोनों भाषा में समझा दियो था। चलो भाई, अब जो है यहां से आप लोगों को मुख्य तौर पे समझना है। अब देखो, मैं थार खातिर मार्क कर दूं एक बार, ये भौतिक प्रदेशों का विभाजन है, ये नक्शा एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, वही है, ठीक है, सेम। अब देखो यहां से भौतिक भागों का विभाजन करते हैं अपन, तो ये देखो, ये प्रदेश तो पूरा का पूरा, ये तो कौन सा है, मरुस्थली भाग है, ये अरावली है। और मैदानी भाग देखें तो अपना ये है मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग कहते हैं ना, ये वाला क्षेत्र है, ये है आप लोगों के मैदानी भाग, ठीक है, जिसको अपन जानते हैं पूर्वी मैदानी भाग के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पूर्वी मैदानी भाग। अब देखो, पूर्वी मैदानी भाग यानी कि राजस्थान के कहां है, ये पूर्व दिशा के अंदर, इसलिए इसका नाम है पूर्वी मैदानी भाग। मैदानी भाग नाम है यानी कि यहां पे नदियां ज्यादा बहती है। अब नदियां जहां पे बहेगी वहां पे जनसंख्या आसपास ज्यादा निवास करेगी। क्यों, क्योंकि देखो सभ्यताएं भी पढ़े, तो सभ्यता ज्यादातर अवशेष कहां मिले हैं, जहां कोई ना कोई नदी बहेगी। नदी बहेगी यानी कि आजीविका के सारे साधन वहां पे मिल जाते हैं, फसल हो जाएगी, पशुपालन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि पानी है आसपास, पानी होगा तो सभी चीजें आसपास पनप जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नदियां, और नदियों से ही बनता है फिर मैदान। आगे बात समझ, बिल्कुल हाउ बेसिक बताए हो कि मैं 9 13 को नहीं करी है, ठीक है। अब देखो 9 की 13 अब करते हैं, क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है यहाँ पे। तो अपने को, मैंने आपको जो पहले स्टार्ट में जो आप लोगों को सारणी के माध्यम से कराया था वो आएगा यहाँ पे, कितना है, यहाँ पे 23% है, क्षेत्रफल कितना है, 23%। लेकिन जनसंख्या कितनी निवास करती है, 39%। कितनी, 39। अब ये देखें, मरुस्थली भाग इतना बड़ा है, मरुस्थली भाग लगभग 61% है और यहाँ पे जनसंख्या 40% ही निवास करती है। ये सिर्फ 23% है और जनसंख्या निवास करती है 39%, यानी कि जन घनत्व देखोगे ना तो मैदानी भाग में सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे इसके साथ में ही आप क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा जन घनत्व। कौन से भौतिक भूभाग में पूछे तब, सबसे ज्यादा वाला भूभाग, ऐसे लिख लेना, ठीक है। हर चीज ध्यान में रखनी है अपन, ठीक है। चल अब देखो वर्षा की मात्रा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नदियां बहती है, तो नदियां बहती है तो जलवायु वगैरह कैसी रहती है, आर्द्र जलवायु रहती है। वर्षा की मात्रा पूछे ना यहाँ, तो आप लोगों को ध्यान रखना 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। 50 से 80 सेंटीमीटर एवरेज औसत निकाला जाता है, कोई फिक्स नहीं है कि हाँ 80 हो गई भैया बंद करो, नल टूटी बंद कर दो, बादल आ रही, हमारे हाथ में की नहीं है, ठीक है, कि 50 नहीं हुई भाई टूटी खोलो मोटर चालू करो, एडो की नहीं है। लेकिन एवरेज है कि 50 से 80 सेंटीमीटर के समथिंग जो है एवरेज वर्षा होती है, ठीक है। ढलान, ढलान कभी भी पता लगाना हो तो पानी से पता लगाया जाए। नदियां किस तरफ बहेगी, तो यदि देखोगे चंबल नदी भी इधर जाती है, ठीक है, बनास भी देखोगे इधर जाती है, तो सारी नदियां इस तरफ जा रही है। तो आप लोगों को ढलान में क्या ध्यान रखना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर। भूगोल की बहुत शानदार किताब आप लोगों को देने वाले हैं, तैयार हो रही है। और कोशिश हमारी देखो जो है कि पूरी की पूरी किताब आप लोगों को रंगीन दी जाए और ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ दिए जाए और मैप वगैरह इतने शानदार तरीके से दिए जाए कि ऐसा लगे कि आज दिन तक ऐसी किताब आई नहीं है।
देखो कोशिश तो कर रहे हैं, जब ये चीज बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी तभी मैं अनाउंस करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, बहुत सारी मतलब चीजें देखनी पड़ती है, लागत भी खूब ज्यादा लगती है, तो फैसले लेने पड़ते हैं कई सारे, क्योंकि विद्यार्थी हित के अंदर कार्य करना है। तो देखो चुनौतियां बहुत ज्यादा आती है। आप लोग जब मेरी पोजीशन पे आओगे, सिचुएशन पे आओगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये भी चीजें होती है, इतनी भी चुनौतियां आती है, क्या है क्या है। फ्री एजुकेशन में बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। हाँ फीस लेके पढ़ाते तो किन चुनौतियां नहीं है, मैं वो भी कह दूं कि पया लेर पढ़ाता ने किन चुनौतियां को नहीं, लेकिन फ्री एजुकेशन देना है तो बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हर रोज चुनौतियां पैदा होती है। तो कोशिश यही है, जिस समय ये चीज फाइनल होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उस समय मान के चलो कि ऐसी किताब आप लोगों को मिलेगी जो भूतो न भविष्यति वाली बात हो जाएगी। ठीक है। मिट्टी, मिट्टी यहाँ पे देखो मैदान में अगर देखें तो मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। इस जलोढ़ मिट्टी को ही किस नाम से जाना जाता है? दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर वैज्ञानिक नाम देखें अपन तो इसे कहा जाता है अल्फी सोल्स। क्या कहा जाता है? अल्फी सोल्स। ठीक है, अगली बात समझ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? जलवायु। जलवायु अभी मैंने बातों बातों में आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जलवायु कैसी होती है? आर्द्र जलवायु होती है। आर्द्र का मतलब क्या है? नमी वाली, जहां पे नमी। अब नदियां बह रही है, पानी है तो पानी होगा तो नमी होगी, तो नमी वाली आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अरावली के अंदर कैसी थी? उपाद्र थी। यहाँ पे कैसी थी? शुष्क अर्ध शुष्क थी। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो क्या है? प्रमुख फसलें। तो प्रमुख फसलें मैदानी भाग है तो देखो कौन कौन सी फसलें ज्यादा होगी? गेहूं होंगे, चने होंगे। ठीक है, और क्या होगा? बाजरा भी होगा। अब कोई यूं नहीं कहते कि गुरुजी बाजरा तो पश्चिमी राजस्थान में होगा, यहां पे भी होगा। ठीक है, बाजरा भी होगा और जौ होगा आदि लिख दो। मतलब ये फसलें जो है जो मैदानी भाग में ज्यादा पाई जाती। गेहूं और चना वैसे ज्यादा मात्रा में आएगा, जौ भी आएगा ज्यादा मात्रा में, और बाजरा भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो है सामान्य वर्गीकरण, सामान्य विशेषता है इसकी। एक बार स्क्रीनशॉट लो, अपन आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को हर चीज जो है समझाऊं इसमें भी, कि कैसे आप लोगों को समझनी है चीजें। ठीक है, क्यों है, कैसे हैं, ये सारी चीजें। अब इसमें जो है देखो सामान्य चीजें तो जानी आप लोगों ने। अब ये जो है शब्दावली, मैदानी भाग से संबंधित शब्दावली है कुछ, यहां पे मैं लिख देता हूं शब्दावली। अब शब्दावली में देखो क्या पढ़ना है? पेन की ले रीलना के माही नदी के आसपास का क्षेत्र, क्योंकि अपन नदियां तो वैसे तो डिटेल में तो पढ़ने वाले हैं अपवाद तंत्र के अंदर, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी शब्दावली से संबंधित चीजें पढ़ते हुए चले। तो माही नदी के आसपास का क्षेत्र यदि देखोगे तो वागड़ आप कह सकते हो, है ना, छप्पन का मैदान कह सकते हो। और वागड़ किस लिए? कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है तो लगभग वागड़, या इसे व्याघ्र घाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याघ्र घाट कहा जाता है। इसे पुष्प क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्प क्षेत्र कहा जाता है। इसे पाताल प्रदेश भी कहा जाता है। इसे लाट क्षेत्र कहा जाता है, लाट। ठीक है, और क्या कहा जाता है? इसे छप्पन का मैदान। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। माही नदी के आसपास के क्षेत्र को यह कहा जाता है। वैसे स्पेशली देखें तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र होता है ये। ठीक है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। खादर और बांगर, दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से मैदान में ध्यान रखनी है, चाहे अपन इंडिया का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हो या राजस्थान का पढ़ रहे हो, या जो भी भूगोल की शब्दावली में ये चीज आती है। देखो इसमें क्या होता है, जो खादर है ना, सीधी सी ध्यान में रखो कि नदियां हर वर्ष बहती है। नदियां अब नदियां हर वर्ष बहेगी तो क्या होगा कि नदियां हर साल बह रही है, यानी कि मतलब ये मान के चलो कि सदाबहार नदियां हैं, या हर साल आएगी आएगी। तो नदियां हर साल आएगी तो अपने साथ में नई मिट्टी लाएगी, नई मिट्टी लाएगी। और यहां मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़। तो यहां पे क्या कह सकते हैं अपन? नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र, नवीन जलोढ़। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखो बांगर के अंदर क्या होता है? बांगर में क्या ध्यान रखना? पूर्व में। अब पूर्व मतलब दिशा नहीं, पूर्व मतलब पहले, पहले कभी नदी बहती हो, पूर्व में नदी
बहती हो वर्तमान में नहीं। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ यानी पहले बहती थी तो देखो कभी तो जलोढ़ मिट्टी आई है, लेकिन अब जो है नदियां बहती नहीं है, या हर वर्ष नहीं बहती, 4-5 साल में बहती हो, मान लो कभी नदी आ जाती है तो ठीक है संजोग से, तो क्या होता है पुरानी जलोढ़ का जमाव हो जाता है। अब दोनों चीजों में कंफ्यूजन होता है, और आप कंफ्यूजन दूर कैसे करोगे? दूर करने का मतलब है देखो खाद, खादर से ध्यान रखना, खाद कि खाद जो है फ्रेश डालनी है फसल अच्छी करने के लिए, तो हमेशा जो नई खाद, ठीक है, नई खाद से ध्यान रखना कि नवीन जलोढ़ हमेशा ही यहाँ पे होती है। और बांगर यानी कि बांस से ध्यान रखना, बांसी हुई, ठीक है, कि कभी तो थी नहीं लेकिन अब जो है बांसी हुई है, तो इसलिए ध्यान रखना पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ है जो बांस की, ठीक है, इस तरीके को ध्यान रख लो, नहीं याद जी थान पाचो रटनो नहीं पड़े। ठीक, आगे बात समझ, तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो बीड़ क्या है, बीड़ से सीधा ध्यान रखना शेखावाटी जाना है। शेखावाटी में घास के मैदान बीड़ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तोरावाटी क्या है, तोरावाटी भी शेखावाटी के अंदर जाना है आपको। शेखावाटी में कांतली नदी का अपवा क्षेत्र। ठीक है, तोरावाटी ये सारी की सारी चीजें पढ़ना पाची नदियों संबंधित के में अपवा तंत्र के मायने पाची पढ़नी है। अब बीहड़ क्या है, बीहड़ या उत्खात भूमि, तो इसमें चंबल नदी पहले ध्यान रखने हैं आपको, चंबल द्वारा निर्मित चंबल द्वारा निर्मित जो है ऊंची नीची कृषि अयोग्य भूमि, कृषि नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाती है, कंदराएं बन जाती है, गुफाएं बन जाती है, उन्हें बीहड़ कहा जाता है, जो डाकुओं की शरण स्थली बना होता है। क्या, डाकुओं की शरण स्थली, यानी कि दस्यु, डाकू के लिए क्या शब्द आ जाएगा, दस्यु क्षेत्र भी कह सकते हो, डाकुओं के लिए शब्द आ जाता है दस्यु, तो डाकुओं की शरण स्थली दस्यु क्षेत्र कह सकते हो आप, ये यहां पे देखने को मिलता है। और बीहड़ भूमि पूछे ना तो बीहड़ में ध्यान रखना, बीहड़ में ध्यान रखना सवाई माधोपुर और धौलपुर में सबसे ज्यादा बीहड़ है, बीहड़ भूमि है। ये चंबल के अवनालिका अपर्दन से बनते हैं, यानी कि पानी की कटाव से जो है कंदराएं बन जाती है, गुफाएं बन जाती है, तो ये चंबल के बीहड़ कहलाते हैं, जहां पुलिस भी पीछे जाती है, डाकू कहीं गायब हो जाते पता ही नहीं चलता है, ये तो उनकी तो शरण स्थली है, यहीं पे रहते हैं डाकू तो सारे के सारे। आगे बात समझ पल्ले पड़ गई। उत्खात भूमि, अवनालिका अपर्दन, चंबल नदी, ये सारे के सारे प्रश्न बने हुए हैं और सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप नए स्टूडेंट हो चाहे आप पुराने स्टूडेंट हो, आप लोगों को ये चीजें पढ़नी है। अपना बोर्ड पूरा भर चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और आप लोगों को भी ये नोट्स बना लेने ऐसे ही। आज की क्लास वैसे ही मैंने आप लोगों को नोट्स बनवाए हैं, बहुत सही तरीके से ही बनवाए होंगे, आप लोग बताओगे वो तो देखो। अब आते हैं अपन मैदानी भाग में, इतना ध्यान रख लो ना खूब है। अब आते हैं अपन पठारी भाग, ठीक है, पठारी भाग। अब पठार क्या है, पठार यानी कि पहाड़ी और पर्वत देखो तो उनकी ऊंचाई ज्यादा होती है, पठारी भाग भी चट्टानी भाग है, लेकिन वो थोड़ा सा जो है समतल भूभाग हो जाता है, वो उसमें पहाड़ियों जितना नुकीलापन नहीं होता। अपने यहाँ राजस्थान में आप देखो तो आप कह सकते हो कि दक्कन या मालवा का पठार का हिस्सा है, मालवा पठार का हिस्सा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, अपने यहां कहते हैं हाड़ौती का पठार, अपने यहां क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार। क्यों कहते हैं, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में पठारी क्षेत्र ज्यादा है, हाड़ौती जो भूभाग है उसमें पठारी क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए हाड़ौती का पठार कह दिया जाता है। हिस्सा किसका है, दक्कन के, और दक्कन के या मालवा के पठार का हिस्सा है। चीज इतनी क्लियर होनी बहुत जरूरी है।
अब देखो, अब यहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर जो पठारी भाग है इसको वापस बांटा गया भैया 3 भागों के अंदर। इसको बांटा गया कितने में? 3 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। नंबर 1 आप लोगों के मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, नंबर 2 डग गंगधार की, और नंबर 3 जो है शाहबाद उच्च क्षेत्र। अब देखो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, यदि इसे स्पेशली आप देखोगे तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कोटा झालावाड़। ये किस क्षेत्र में है? कोटा झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां ज्यादा है। मुकुंदरा दर्रा अभ्यारण्य वगैरह पढ़ते हैं ना अपन, वो इसी में है, इस क्षेत्र में। अब डग गंगधार देखोगे आप तो डग गंगधार जो क्षेत्र है ये भी आप लोगों के कहां है? झालावाड़ के अंदर है। कहां है? झालावाड़ का क्षेत्र है, ठीक है। और शाहबाद उच्च क्षेत्र देखोगे तो शाहबाद जो है आप लोगों की 12 का क्षेत्र है। ये कहां पड़ता है? 12 के अंदर। तो देखो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्पेशली कोटा झालावाड़ के अंदर ही है, डग गंगधार जो क्षेत्र है वो झालावाड़ के अंदर है, और शाहबाद का उच्च क्षेत्र जो है वो 12 के अंदर है। तो इनका मुख्य भौतिक विभाजन इस तरीके से है। लेकिन और भी मैं बताऊं, अलवर के अंदर भी क्रास का और काकनवाड़ी का पठार है, चित्तौड़ के अंदर मेसा का पठार है, अपने सिरोही के अंदर उड़िया का पठार है, आबू का पठार है। तो पठारी क्षेत्र ये तो मुख्य विभाजन किया है, लेकिन पठारी क्षेत्र और भी जगह पर है। ये तो आप लोगों को ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो अब पढ़ते हैं पठारी क्षेत्र की विशेषताएं। सबसे पहले तो देखो मैप आ गया है, तो मैप पे अपन कर लेते हैं मार्क। अब देखो पठारी क्षेत्र स्पेशली देखे ना तो ये भूभाग अपने पठारी क्षेत्र के अंदर आता है। यानी क्या हुआ? देखो एक तो आप लोगों के कोटा संभाग पूरा आ गया। कौन सा? कोटा संभाग यानी बाबू जांकू, 12, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। इसके अलावा देखोगे तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, और इसमें अपन कह सकते हैं चित्तौड़गढ़। ये भी आ गया आपके इसी दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर, ठीक है। ये वाला क्षेत्र ये पठारी क्षेत्र है, दक्कन या मालवा के पठार का हिस्सा है। अब आते हैं इसकी सामान्य जानकारी पे, जो एग्जामिनर का फेवरेट विषय रहता है पूछने में। क्षेत्रफल प्रतिशत कितना बताइए? 6.89% आप लोगों को करवाया था। जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है? 11% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। वर्षा की मात्रा, अब यहाँ पे मैदानी भाग से भी ज्यादा वर्षा की मात्रा है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना 80 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहाँ पे होती है। 80 से 100 सेंटीमीटर। मैदानी भाग में कितनी पड़ी? 50 से 80। यहाँ पे 80 से 100, मतलब कंटिन्यू इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि 50 से 80, 80 से 100, बस बहुत इजी है। सो इजी, जीके इज वेरी इजी, ठीक है। देखो ढलान, ढलान अब किस तरफ है कि नदी किस तरफ चलती है, तो अपन चंबल नदी पढ़ेंगे तो चंबल नदी की दिशा ये पढ़ेंगे, सीधी दिशा आई पढ़ना। तो देखो कौन सी हो गई दिशा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की और। आगे बात समझ पल्ले पड़ गई ना। देखो आगे बढ़ो। मिट्टी कैसी है? मिट्टी यहां पे पाई जाती है काली। पठारी मिट्टी जो है, पठार में सभी जगह पठारी मिट्टी काली आएगी। काली क्यों होती है? बेसाल्ट की प्रधानता के कारण। मिट्टी वैसे अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। अब कई जना कह दे गुरुजी पशु परिचर की किताब में इतनी जानकारी कौन दी उड़ी, ठीक है गुरुजी बीम कौन दी उड़ी। तो यहां पे देखोगे ना तो यहाँ पशु परिचर, सीईटी और शिक्षक भर्तियां, इवन की फर्स्ट ग्रेड भी। तो यहाँ पे इस क्लास का लेवल वह है कि आप आरएस प्री भी देकर आओगे तो आप लोगों को सफिशिएंट लगेगी और सवाल बाहर नहीं जाएंगे। पशु परिचर की किताब स्पेशली पशु परिचर भर्ती के लेवल के अनुसार दी गई है कि 10th पास के लिए भैया ये लेवल रहता है, आप लोगों को इस लेवल का पढ़ना है, ताकि वो इतना मतलब भय का माहौल नहीं है। ऐसा नहीं, मेरे से कभी नहीं होता कि मैं पशु परिचर में आरएस का मैटर लिख के दे दूं बुक के अंदर। बेचारा बच्चा पढ़ेगा कैसे? वो किस लेवल का है, एग्जाम किस लेवल का पूछे। अब कई जना विद्वान है गुरु जी आपको पता नहीं एग्जाम का पैटर्न बहुत जबरदस्त चल रहा है,
इतने फॉर्म आते हैं, सवाल ऐसे आएंगे, अरे भैया कैसे भी आए, आखिर में पशु परिचर ही बनाने हैं। 5 सवाल बहुत टफ देने से वो आरएस नहीं बनाने रहे आपको। आप लोग जो है ये सामान्य जानकारी भी सही ढंग से करके आ जाओ ना, तो आप पशु परिचर तो 100% बन जाओगे। लेकिन क्या है कि कई जना आरएस बनने जाए, ई में भी पशु परिचर में आरएस बनने जाए और कई जना आरएस बनाए, ठीक है, तो वो काम अपाऊं वे कौन? पशु परिचर की बुक पशु परिचर के अनुसार आएगी। अब यदि वन लाइनर देखोगे आप, या अब जो स्पेशल ज्योग्राफी की जो बुक दूंगा मैं, तो उसमें ये क्या, इससे भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। ये कंसेप्ट क्या, इससे भी ज्यादा कंसेप्ट मिलेगा और बेहतर तरीके से मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सभी एग्जाम के लिए है। यदि आप अपनी मेरी जो वो किताब है ना, राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति वाली वन लाइनर, उसको देख लो, तो उसमें क्लास से ज्यादा मैटर ही मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो सभी एग्जाम के अनुसार है, उस पर लिखा हुआ है सभी परीक्षाओं के लिए। जब आप इस सोच को विकसित कर लोगे, तब आप इस चीज को जान पाओगे कि हाँ किस तरीके से बुक्स लिखी जाती है, एग्जाम का लेवल क्या होता है और कैसे पढ़ना होता है। ये चीज हर बार तो क्लियर की नहीं जा सकती, डायरेक्ट तो की नहीं जा सकती। जो नियमित विद्यार्थी है उसे हमेशा ध्यान रहता है कि हाँ ये चीज ऐसे है, ठीक है। तो क्लास में आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हाँ सर पशु परिचर की किताब से ज्यादा मैटर मिल रहा है, कई क्लासेस में बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन बैच है, ठीक है। और बहुत ज्यादा मेरी मेहनत लग रही है इसके अंदर, तो कदर करें भाई, ठीक है, नियमित पढ़ें। कदर करने का मतलब है ऐसा नहीं, कदर करने का मतलब कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, कदर करने का मतलब है नियमित पढ़ो, ठीक है। चलो जलवायु कैसी है यहाँ पे, तो जलवायु में ध्यान रखना उष्ण आर्द्र जलवायु है। अब उष्ण आर्द्र क्यों कहा है? क्योंकि कर्क रेखा निकलती है यहां से, और कर्क रेखा निकलती है जहां से, वहां पे उष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए उष्ण आर्द्र जलवायु। यदि अपन झालावाड़ वाला क्षेत्र देखें तो वहां अति आर्द्र भी पाई जाती है, लेकिन अति आर्द्र के अंदर एक तो झालावाड़ और एक सिरोही, दो ही चीजें आती है मुख्य तौर पे अपने, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मुख्य फसलें, मुख्य फसलों में देखो काली मिट्टी के अंदर एक तो कपास और एक सोयाबीन यहाँ की मुख्य फसल कहलाएगी, ठीक है। सोयाबीन मुख्य फसल कहलाएगी, कपास और सोयाबीन। अब ये काली मिट्टी है ना, अच्छा यहाँ पे मैंने बताया नहीं है, इस काली मिट्टी को आप वर्टिसोल्स भी पढ़ेंगे। क्या कहा जाता है? इसको वर्टिसोल्स भी कहा जाता है। मिट्टियों से संबंधित इन शब्दावली से संबंधित मैंने एक फैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही दिया था, ठीक है। चलिए अब ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ये भी अभी जीजीडी फैक्ट, ये देखो 292 नंबर ही है, यानी 2-3 दिन पहले ही ये आप लोगों को दिया था। और ये जो है पठारी क्षेत्र, जो मुख्य तौर पे पठार पूछे जाते हैं ना आप लोगों को, सारे के सारे आ गए, ठीक है। थोड़ा बड्डो कर दूंगा, थोड़ा बड्डो कर दूं, मतलब पूरी स्क्रीन मत ले लो इन, ठीक है। ले कट्टे तो नहीं गए, फोटो कर देगी नहीं, फोटो तो मेरे लाइव अजी, ठीक है, फोकस करना थोड़ा। सब ऊपर ऊपर लिखियोड़ उड़िया का पठार, मतलब इतना ऊंचा पठार है, जब पहाड़ियां होती है ना उतना ऊंचा पठार, इतना ऊंचा पठार है कि ऐसे लगता है जैसे उड़ रहा है, और नाम पड़ गया उड़िया का पठार। क्या इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है कि उड़ रहा है पठार, और ऐसे ही नाम पड़ा है उड़िया का पठार। अब मुझे बताओ अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां पे अपन ने पढ़ी? सिरोही के अंदर। तो उड़ता हुआ पठार या उड़िया का पठार कहां दिखेगा अपने को? सिरोही के अंदर, ठीक है। उड़िया का पठार कहां है? सिरोही के अंदर। कितना है? 1360 मीटर है। अब देखो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं एक आबू का पठार, ठीक है। अब मैं बीच में ये नहीं बता के ये बता रहा हूं आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। एक बार प्रश्न के देखो कैसा इंटरेस्टिंग प्रश्न बना, उड़िया का पठार आबू के पठार से कितना ऊंचा है? ऑप्शन में 1200 मीटर था, 1360 मीटर था, 160 मीटर भी था, और चौथा ऑप्शन और भी था। ज्यादातर जो ऑप्शन राइट कराया वो 1360 मीटर कराया। क्यों? उड़िया का पठार डायरेक्ट याद कर लिया 1360, आबू के पठार की ऊंचाई ध्यान नहीं थी तो करके आ गए। अब क्या करना था? 1360 में से 1200 घटाने थे कि आबू के पठार से कितना ऊंचा है, ये पूछा 160 मीटर, ठीक है। 1200 और 160 1360, इस तरीके से ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो उड़िया का पठार सिरोही के अंदर 1360, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, ठीक है। कहां है? सिरोही के अंदर। नंबर 2 देखो भोराट का पठार, गोगुंदा से कुंभलगढ़, यानी कुंभलगढ़ कहां है? राजसमंद, राजसमंद।
और गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर, यानी ये भी कह सकते हो उदयपुर राजसमंद के बीच में। और इस रा से ध्यान रखना है इस राजसमंद को, क्योंकि भूमट और बोराट मैंने ओपीडी वाली क्लास में क्लियर करवाया था आप लोगों को। भूमट जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में चला जाएगा, बोराट यानी राजसमंद आएगा बीच में। तो ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक का मतलब है कुछ नदियां तो अरब सागर में पानी ले जाएगी, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में ले जाएगी, यहां से विभाजन होता है, इसलिए जल विभाजक का कार्य करता है। सबसे ऊंची चोटी इस पठार की, राजस्थान की नहीं, इस पठार के इस क्षेत्र की जरगा जो है वो उदयपुर वाली इसी यहां पे ही स्थित है। ठीक है, तो 3 यहां से मुख्य फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब देखो आगे आओ, आबू का पठार कहा? सिरोही। आबू से ही ध्यान पड़ जाता है, कहां है? सिरोही, 1200 मीटर। आबू का पठार जो है बैथोलित संरचना का उदाहरण है। अब बैथोलित, पैथोलित, लेपोलित बहुत सारी चीजें होती है जो ज्वालामुखी पढ़ते हैं ना अपन, उसके अंदर ये पढ़ना पड़ता है पूरा। और यदि विद्यार्थी काफी सारे इसमें से रेट देंगे, यदि आपको ज्वालामुखी पढ़ने भी हो, मैं बताऊं कि ये जैसे ये पढ़ना है और याद नहीं होता है, तो आप ज्वालामुखी लिख के आगे जीजीडी लिख के सर्च कर लो। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से क्लास करवा रखी है रीड के समय विद ग्राफिक्स। तो आप देखो बढ़िया तरीके से, जो चीज समझ नहीं आए जीके के अंदर उसका नाम लिख के आगे जीजीडी लिख के सर्च कर दो, आपको क्लास मिल जाएगी। जो भी समझ में नहीं आए, इंडिया जीके में हो चाहे वर्ल्ड जीके में हो चाहे इसमें हो। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को वायुदाब पेटियां पढ़नी है, वायुदाब पेटी और जीजीडी लिख के सर्च कर दो, मिल जाएगी। ढूंढने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिखो आगे जीजीडी लिखो। ये जीजीडी जो है अब आप लोगों के मतलब यूट्यूब पे एक कह सकते हो आप, कोई बड़ा ही नहीं है, बस आप लोगों का प्रेम है कि एक ब्रांड बन चुका है। इसलिए आप कोई भी क्लास का टॉपिक लिखो, आगे जीजीडी लिखो, सर्च कर दो, आपको क्लास डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है ना, एक नहीं दो दो चार चार क्लासें मिलेगी। तो ये संरचना वगैरह पढ़नी हो तो मैंने ज्वालामुखी पढ़ा रखे हैं, जीजीडी मतलब ज्वालामुखी, आगे जीजीडी लिख के सर्च कर लो, पढ़ लेना। ठीक है, स्थलाकृति की दृष्टि से इस पठार को इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। इंसेलबर्ग होते हैं, इन्हें कहा जाता है द्वीपीय पर्वत। सुनना ध्यान से, द्वीपीय पर्वत यानी कि मिट्टी वगैरह जो हट जाती है और पीछे नुकीली चीजें बच जाती है, उन्हें कहा जाता है इंसेलबर्ग। बढ़िया उदाहरण अगर समझना हो इंसेलबर्ग का क्या होता है, तो यदि अपन देखो अब गर्मी आ गई, अब गर्मी में जब फ्रीज के अंदर फ्रीजर होता है ना जिसमें बर्फ जमाते हैं, तो उसमें देखना कई बार जो है नुकीली ऐसे बर्फ लटकती है या फिर अंदर से ऐसे खड़ी भी होगी, जो वो ऐसी ही चीज इस भौतिक संरचना में बच जाती है चट्टान के रूप में, वो कहलाती है इंसेलबर्ग। ठीक है, यही है बढ़िया तरीका समझने का। इसके बाद आओ मेसा का पठार। मेसा का मतलब ही क्या होता है पता है? तस्तरी नुमा। मेसा का मतलब ही तस्तरी नुमा होता है। ये चित्तौड़गढ़ में है और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इसी मेसा के पठार पे बना हुआ है। 620 मीटर तकरीबन इसकी ऊंचाई है और चित्तौड़ दुर्ग इसी पठार पर स्थित है। फिर देखो लसाड़िया का पठार। नए जिलों के अनुसार यही चीज चेंज हुई है। लसाड़िया का पठार पहले अपन पढ़ते थे उदयपुर के अंदर, अब पढ़ेंगे इसे सलूमर के अंदर जो जयसमंद झील के पास है। क्या पढ़ेंगे अब? सलूमर के अंदर। नए जिलों के अंदर पठारों में यही बदला है और जयसमंद झील के पूर्वी भाग में है, दिशा भी ध्यान रखना। और राजस्थान का सबसे ज्यादा कटा फटा या फिर लिखा आएगा विच्छेदित पठार, या तो क्या लिखा आएगा कटा फटा, या फिर कटा फटा की जगह क्या लिखा आएगा विच्छेदित। अब देखो एक तो थे जीजीडी फैक्ट मैं तो देता पूरो पूरो, लेकिन एक तो थे पढ़ो यूं और एक मैं पढ़ायो पाछो, कितनी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो आ भी चीज है कि समझ में आ जाया करे। एक बार वो फैक्ट इन वास्ते क्लास में भी शामिल कर दिया करा, मैं रिलेटेड कोई फैक्ट है नहीं तो मैं क्लास में शामिल कर दिया करा। देखो आ चीज आगे समझ। अब देखो ऊपर माल, ऊपर माल यानी कि आप लोगों को जाना है भीलवाड़ा, क्योंकि अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को वहां जाना है। तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़। अब भैंसरोडगढ़ कहां है? बिजोलिया तो भीलवाड़ा के अंदर है, भैंसरोडगढ़ कहां है? चित्तौड़। चित्तौड़। बिजोलिया कहां है? बिजोलिया है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य ये पठार है। ठीक है, भोमट का पठार, ये देखो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, भोराट और भोमट दोनों ही अलग अलग है। मानदेसरा का पठार जो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के अंदर है, और ये है क्रास्का व काकनवाड़ी पठार जो अलवर के अंदर है। और स्पेशली ध्यान रखना है सरिस्का अभयारण्य जो है ना उसके अंदर है ये क्रास्का और काकनवाड़ी का पठार। अलवर सरिस्का अभयारण्य इसी पठार में स्थित है, या फिर ये पठार उसी अभयारण्य में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से या इस तरीके से
कहानी यहाँ पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, बात एक ही है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब ये या तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं है, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे ये उपलब्ध करवाई रखा है फैक्ट, ठीक है, तो वहां से ले लेना। चलो अब देखो, अभी क्लास पूरी नहीं हुई। अब देखो पठारी क्षेत्र में पहाड़ियों की आकृतियां, यानी कि अपने जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र पढ़ रहे हैं ना, उसमें आप लोगों को पहाड़ियों की कुछ आकृतियां भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, वही चीज पढ़ लेते हैं। नंबर 1, अर्धचंद्राकार आकृति। अर्धचंद्राकार आकृति कहां पाई जाती है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में। कहां? कोटा बूंदी, स्पेशल ध्यान रखना, कोटा बूंदी। अब कोई कहते हैं गुरुजी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां तो झालावाड़ के अंदर भी पड़ना है, लेकिन अर्धचंद्राकार जो है ना वो कोटा बूंदी की पहाड़ियां है, कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। घोड़े के नाल के समान। घोड़े की नाल कैसी होती है? इस तरीके से होती है घोड़े की नाल, किसी ने देखी हो? मतलब इसको कहा जाता है घोड़े का जूता है, यूं समझ लो, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हॉर्स शू, घोड़े का जूता है। तो ये एक बार तो लिखा है घोड़े की नाल के समान, एक बार प्रश्न आया हॉर्स शू टाइप आकृतियां, तो हॉर्स शू घोड़े का जूता है ये। तो घोड़े के नाल के जैसी कहां है? रामगढ़ क्षेत्र। रामगढ़ कहां है? बारां के अंदर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुंडलाकार, कुंडल कैसा होता है? कुंडलाकार आकृतियां ये कोटा के आसपास पाई जाती है, ठीक है। ये तीनों की तीनों कहां से आई है? अब जैसे गोलाकार आएगी तो मालानी वाला क्षेत्र, बालोतरा बाड़मेर वाला मालानी क्षेत्र, वहां पे गोलाकार पाई जाती है, ठीक है ना। सर्प फण आकार की या भूसाकार आकार की पूछते तो फिर वो सेंद्रा साइड है। तो अलग अलग आकार की पहाड़ियां भी आप लोगों को पूछी जा सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और इसी के साथ साथियों आप लोगों की आज की क्लास पूरी होगी। और एक बार मैं साइड में हटता हूं, देख लो ये पूरी जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को ये दिख रही है स्क्रीन पे, ये सीईटी से रिलेटेड है। मतलब सीईटी से रिलेटेड जितनी टॉपिक वाइज और जितनी बेस्ट बन सकती थी वो सारी की सारी हमने दे दी। अब अलग अलग लेना चाहो तो देखो उनकी भी हमने बता रखी है यहाँ पे आप लोगों को, ये भी अलग अलग भी देखोगे ना, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे और प्रश्न बहुत सारे शामिल किए हैं। फॉर्मेलिटी इसमें 1% भी नहीं है, व्याख्या के साथ में है ये सारी टेस्ट सीरीज है। तो इनकी रेट जो है ये बहुत, मतलब आप समझो लागत मूल्य ही है। फिर भी इनमें भी जैसे तीनों ही लेनी किसी को तो हमने कॉम्बो दे दिया कि आप लोग ये अब टोटल करके देख लो, कॉम्बो में सीधा फायदा है। यही चीज आप लोगों को कंप्यूटर और जनरल इंग्लिश, यदि आप इसमें टेस्ट की संख्या देखोगे, प्रश्नों की संख्या देखोगे और व्याख्या देखोगे, तब इसकी अहमियत समझ आएगी। ऐसा नहीं है कि टॉपिक वाइज के नाम पे कि एक टेस्ट है उसके अंदर 5-7 टॉपिक जोड़ दिए, हर टॉपिक के 2-2, 3-3 प्रश्न दिए, ऐसी अपनी आज दिन तक टेस्ट सीरीज एक भी नहीं है। ये टॉपिक वाइज का मतलब है जैसे कि भौतिक भूभाग, अब भौतिक भूभाग के चाहे 100 प्रश्न बन रहे हैं तो 100 ही मिलेंगे आपको, और उनकी व्याख्या मिलेगी आप लोगों को, यानी कि कंप्लीट प्रैक्टिस। इसीलिए कहा जाता है कि जीजीडी की जो टेस्ट सीरीज है ना टॉपिक वाइज, वो राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज चल रही है, और आप लोगों को इसका हिस्सा बन जाना है। और अभी से, क्योंकि टॉपिक वाइज पे अभी से ही प्रैक्टिस करनी है, बाद में जो है सोल्ड आउट हो जाएगी, दरवाजे हम कर देंगे बंद, उसके बाद चाहोगे तो भी ले नहीं पाओगे। इसलिए समय पे जागे और समय पे हिस्सा बन जाए। आज की क्लास पूरी हो चुकी है और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को मैं दे चुका हूं। अब साथियों मिलेंगे अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।